हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे समय सारिणी के महत्व और इसके सिद्धांतों के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे समय सारिणी का महत्व क्या है और इसके सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, समय सारिणी हम क्यों बनाते हैं। अगर बात की जाए घरों में, जब हम अपने लिए कोई टाइम टेबल बनाते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए और चीज़ें व्यवस्थित रहें, इसलिए हम समय सारिणी बनाते हैं। हर एक काम को करने से पहले एक प्लानिंग करते हैं, उसी को हम समय सारिणी कहते हैं। कि अगर हमें अपने से पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है घर में, तो हम टाइम टेबल बनाते हैं, जिससे हम हर विषय को पढ़ सकें, टाइम से पढ़ सकें। और सबका जो मतलब टाइम टेबल होता है वो सबका अलग अलग होता है। किसी का टाइम टेबल जो है वो 3 घंटे का होता है, किसी का 4 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। तो टाइम टेबल होता सबका है, लेकिन अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से विद्यालय में भी टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। क्यों होती है? कि विद्यालय में हर एक चीज़ें व्यवस्थित रह सकें, इसलिए टाइम टेबल की आवश्यकता विद्यालय को भी पड़ती है, जिससे हर एक विषय बच्चों को पढ़ाए जा सकें और हर एक विषय का जो टीचर पढ़ाएंगे उनको समय भी मिल सके पढ़ाने का। ऐसे अगर टाइम टेबल नहीं बनाया जाएगा विद्यालय में, तो अगर कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो इंग्लिश ही पढ़ाते रह जाएगा, बच्चों को पसंद आ रहा है तो इंग्लिश ही पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन जब टाइम टेबल होगा और समय डिवाइड होगा हर एक विषयों के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे बच्चे हर एक विषय को पढ़ पाएंगे। जो टीचर है वो थकेगा भी नहीं, क्योंकि हर एक विषय जो है उसका टाइम होगा। तो हर टीचर अपना अलग अलग समय लेकर के पढ़ाएंगे, तो उनकी थकान भी नहीं होगी और हर एक चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है विद्यालय में समय सारिणी बनाने का। अब देखिएगा इसका महत्व क्या है। विद्यालय की प्रगति के लिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समय सारिणी की अहम भूमिका होती है। समय सारिणी के अभाव में, यानी कि जब समय सारिणी ना होगी, तो विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगी। विद्यालय में शैक्षणिक संबंधी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से करने की आवश्यकता होती है। विद्यालय में पठन पाठन के सिवा और भी कार्य होते हैं। खेल कूद का समय निकालना होता है, बच्चों को लंच का टाइम दिया जाता है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं पढ़ाई के सिवा। तो इसलिए टाइम टेबल अगर बनाया जाएगा तो हर एक चीज़ें समय से विद्यालय में हो सकेंगी, हर एक कार्यक्रम को किया जा सकेगा। कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है, और कुछ कार्य सप्ताह में 1 या 2 बार ही होते हैं। तो इस सब कार्यों को व्यवस्थित और समय पर करने के लिए समय सारिणी का उचित प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में दैनिक कार्यक्रमों को करने के लिए समय सारिणी का उचित प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखिएगा, समय सारणी बनाने के लिए निर्धारित समय को 7 या 8 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को हम घंटा कहते हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह निश्चित घंटे पढ़ाई के नियम होते हैं, और समय विभाजन से अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम में पूर्ण कराने में सुविधा होती है। समय सारिणी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, और इसके निर्माण के लिए लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसके पास इसका अनुभव होगा वही समय सारिणी को तैयार कर सकता है। अतः प्रधानाचार्य जो होता है विद्यालय को, इसे समय सारिणी का निर्माण करना होता है। समय सारिणी कौन तैयार करता है? तो विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा तैयार की जाती है। समय सारिणी तैयार करना प्रधानाचार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और इससे विद्यालय के हर एक कर्मचारी को, हर एक अध्यापक को सहायता मिलती है, मदद मिलती है समय सारिणी से। अब आगे देखिएगा, संक्षेप में अगर बात की जाए समय सारिणी के महत्व की, तो समय सारिणी के द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। हर एक चीज़ें समुचित तरीके से हो पाती हैं। इसके द्वारा अध्यापक और छात्र को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। समय सारिणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायता देती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि अगर समय सारिणी ना हो
तो कोई भी कार्य 2 से 3 बार भी हो सकता है, लेकिन जब समय सारणी बनी होगी तो इससे किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कि वो कार्य बार बार नहीं किया जाएगा। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं होती। समय सारणी के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा तो उसे अधिक दिया जा सकता है, और जिसे अधिक कार्य सौंपा गया है तो उसके कार्यभार में कम किया जा सकता है उसके कार्य को। तो ये सारी हमें सहायता मिलती है समय सारणी को बनाने से एक विद्यालय में, कि कोई भी जो शिक्षक है वो परेशान नहीं होता है। इससे कोई भी अध्यापक को ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक टीचर को मतलब सबको बांट कर कार्य दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधानुसार समय मिल जाता है, और समय से जो आपका सिलेबस है वो टीचर फिनिश कर पाता है, कंप्लीट करवा पाता है। आगे देखिएगा, समय सारणी निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल हैं टाइम टेबल के। समय सारणी का निर्माण करते समय प्रधानाध्यापक और अध्यापक को समय सारणी का निर्माण करते समय भौतिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय आधार पर ध्यान देना चाहिए। समय सारणी के निर्माण सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे छात्र हित का संपोषण। विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है, अतः समय सारणी का निर्माण करते समय हमें छात्रों के हित का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला सिद्धांत क्या है? योग्यता का ध्यान रखना। तो समय सारणी का निर्माण करते समय बालकों की रुचि और योग्यता का ध्यान रखा जाए। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। बालक अगर अपनी रुचि से पढ़ाई करेगा तो उसे पढ़ने में मदद भी मिलेगी और वह अपनी रुचि बना पाएगा। तो इसलिए योग्यता का ध्यान रखना ज़रूरी है। जिन बच्चों में जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उसे विषय भी चुनने दिया जाए। यह ज़रूरी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा अगर आर्ट पढ़ना चाह रहा है, कला विषय में जाना चाह रहा है, तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वह मैथ या साइंस ही पढ़ेगा, और जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है उसे हम कला या आर्ट पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हर बच्चे को यह आवश्यक है कि वह अपने मनपसंद विषय का चुनाव कर सके। इसीलिए हमें योग्यता का ध्यान रखना है हर बच्चों के। अगला है क्षमताओं का ध्यान रखना। तो समय सारणी निर्माण में यथासंभव बालक की शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, अगर किसी बच्चे की क्षमता नहीं है किसी विषय को ज़्यादा देर तक पढ़ने की, तो इसलिए हमें ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ बच्चे आपके क्लास में विकलांग हों या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से भी कमज़ोर हों, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उनकी क्षमताओं का, जिससे बच्चे अपनी जो उनकी रुचि है वह भंग ना हो, अपनी रुचि बनाए रखें। जितनी भी देर आप उन्हें पढ़ाएं उतनी देर बच्चे खुश हो करके अपने मन से रुचि के साथ पढ़ाई कर सके, इसलिए उनकी क्षमताओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज़ हमें समय सारणी निर्माण करते समय ही ध्यान में रखना होगा। अगर कोई कोई प्रधानाध्यापक विद्यालय के लिए समय सारणी बना रहा है तो उसे यह ध्यान में रखना है कि बच्चे कितनी देर किस विषय को पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर वह जब एक पीरियड्स का जब वो बनाता है टाइम टेबल, तो उसे ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे का एक पीरियड होगा या 45 मिनट का या 30 मिनट का। जो विषय ज़्यादा उबाऊ का होता है, जैसे जो बच्चे जिसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते, बच्चे ऊब जाते हैं, उन विषयों को हमें कम समय देना है, जिससे बच्चे का जो क्षमता है वो बनी रह सके और बच्चे अपने क्षमता के अनुसार पढ़ाई कर सके। तो इसलिए समय सारणी निर्माण करते समय यह ध्यान में रखना होगा। अगला है व्यापक दृष्टिकोण होना। तो समय सारणी व्यापक होनी चाहिए, जिससे छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सुविधा हो सके। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगला है घंटों के क्रम का ध्यान रखना। समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रथम और अंतिम घंटों में कठिन और थकान वाले विषय ना रखे जाएं।
क्योंकि पहला घंटा जो होता है, जो आप बच्चे जब स्कूल में आते हैं उनका पहला घंटा जो होता है उसमें बालक घर से चल कर आता है, उससे थकान होती है और वह कठिन विषय को थकान के कारण ठीक से नहीं समझ पाता। इसी प्रकार अंतिम घंटे में भी बालक थक जाते हैं। तो इस प्रकार घंटे में कठिन विषय को ना रखा जाए, पहले घंटे में और आखिरी घंटे में कठिन विषय को ना रखा जाए। बीच के समय में जैसे आपका जो लंच टाइम होता है उसके पहले जो पीरियड होता है उसमें अगर कठिन विषय रखा जाएगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे, और लंच के बाद वाला जो टाइम होता है उसके बाद भी बच्चे अपना ध्यान एकाग्र कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है कि कब कौन से विषय का टाइम टेबल बनाना है, कब कौन से विषय पढ़ाए जाने हैं। इन घंटों में सरल और रोचक विषय रखना उत्तम होता है। अगला है आयु का ध्यान रखना। घंटों की अवधि का निर्धारण करते समय बालकों की आयु यानी कि उम्र का ध्यान अवश्य रखा जाए। जैसे छोटे बालक हैं, 6 से 9 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनसे 10 या 20 मिनट तक ही एकाग्रचित होकर अध्ययन कर सकते हैं वे बच्चे। उनके लिए अधिक लंबे घंटे रखना अमनोवैज्ञानिक है, यानी कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप बहुत ही लंबे घंटे रखते हैं, बहुत ही लंबे पीरियड्स बनाते हैं 1 घंटे का, तो बच्चे अपना ध्यान ही एकाग्र नहीं कर पाएंगे। 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वे 10 या 15 मिनट से लेकर के 30-45 मिनट तक अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए अगर, तो आवश्यकता से अधिक लंबे घंटे रखना अनुचित है। तो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आपको आयु यानी कि उम्र का भी बच्चों की ध्यान रखना होगा। अगला है विषय के क्रमों का ध्यान रखना। तो समय सारणी के निर्माण में विषयों के क्रम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। यदि 2 कठिन विषय को लगातार रखा जा रहा है तो बालक शीघ्र थकान से ग्रस्त हो जाएगा। लगातार किसी 2 विषय को जो कठिन है उन्हें ना पढ़ाया जाए, उसमें कुछ अंतर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, और उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा अगर आप एक साथ ही 2 कठिन विषय को रख रहे हो। मान लीजिए एक पीरियड में आपका मैथ पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके जस्ट बाद साइंस की क्लास है, तो बच्चे अपना जो ध्यान है वो एकाग्र नहीं कर पाएंगे और उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक विषय ऐसा रखा जाए जो बहुत ही सरल हो और दूसरा विषय कठिन हो। तो इस तरीके से अगर टाइम टेबल सेट किया जाएगा तो बच्चे का मन भी लगेगा पढ़ाई में। अगला है थकावट का ध्यान रखना। तो छात्रों की थकावट को दूर करने के लिए, उनमें ताजगी लाने के लिए समय सारणी में कम से कम 2 मध्यांतर या अवकाशों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला है मौसम का ध्यान रखना। समय सारणी का निर्माण करते समय मौसम का भी अवश्य ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जलवायु बालकों की कार्य क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं ग्रीष्मकालीन में जैसे जुलाई से सितंबर तक जो समय होता है और मार्च से 20 मई तक जो समय है, ये थकावट मतलब इसमें शीघ्र आ जाती है, हमें बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाती है। और 10 बजे के बाद गर्मी तेज होने लगती है। इसलिए विद्यालय में शिक्षा का समय जो है वो प्रातःकाल रखा जाए और अध्ययन काल भी अधिक ना रखा जाए। जाड़ों के मौसम में अच्छा होता है और जाड़ों के मौसम में कार्य भी अधिक किया जा सकता है। ऐसी दशा में अध्ययन काल सुविधा अनुसार बढ़ाया जा सकता है। और प्रातः जब ठंड पड़ती है, अधिक ठंड पड़ती है, तो इस कारण विद्यालय 10 बजे से प्रारंभ किया जाए। तो जब ठंड का मौसम है तो बच्चे सुविधा के लिए बच्चों के 10 बजे से आप विद्यालय या 9 बजे से विद्यालय ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी टाइम टेबल बनाया जा सकता है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल का निर्माण किया जाए। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान देना। तो समय सारणी के निर्माण में केवल पाठ्य विषयों को स्थान न मिले, वरन बालकों के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो समय सारणी के द्वारा खेलकूद, व्यायाम, वाद विवाद आदि क्रियाओं में भाग लेने के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। तो इसलिए सिर्फ पठन पाठन पर ही जोर देना नहीं, बच्चों के खेल कूद के विषय में और व्यायाम, वाद विवाद, इन सब चीज़ों का भी मतलब ध्यान रखना है विद्यालय को। तो विद्यालय इस सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकाले, एक टाइम टेबल ऐसा सेट करे जिसमें बच्चों के खेल कूद का भी अलग समय हो।
व्यायाम का समय हो और आपस में वाद विवाद कर सके, बातें कर सके, इसके लिए भी अलग से बच्चों को समय देना है, जिसे हम पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अगला है दिवसों के क्रम का ध्यान रखना। तो दिवस के क्रम का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। सप्ताह के 6 दिनों में सोमवार एवं शनिवार ऐसे दिन हैं जिनमें छात्रों के मस्तिष्क में छुट्टी का ध्यान लगा रहता है, और इन दिनों में छात्रों को ऐसा कार्य नहीं दिया जाए जिनमें अधिक व श्रम उनको करना पड़े। अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत समय सारणी का निर्माण करते समय छात्र हित के साथ साथ अध्यापकों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना है। तो सिर्फ बच्चों को ध्यान में नहीं रखना है, साथ में अध्यापक कितना कार्य कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, अध्यापक की कितनी योग्यता है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है समय सारणी या टाइम टेबल बनाते समय। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है टाइम टेबल के बारे में, टाइम टेबल का महत्व क्या है, टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों होती है और इसके सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये क्लास समझ आई होगी, क्लास पसंद आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर देखिए बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है अलग से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, तो इससे हमें सुविधा होगी आपके लिए वीडियो लेकर आने में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।